नमस्कार, गुड आफ्टरनून। सास बहू और सेंसेक्स के आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज बुधवार के दिन हम लोग की मदद करने के लिए पुणे से हेम सिक्योरिटीज की आस्था जैन जुड़ेंगी क्या जुड़ चुकी हैं। आस्था आपको आपकी स्क्रीन से मुस्कुराते हुए नजर आएंगी। आस्था, हाय, गुड आफ्टरनून। बस बातचीत की शुरुआत करेंगे। टोल फ्री नंबर, व्हाट्सएप नंबर, ट्विटर आईडी और इंस्टाग्राम आईडी जो है प्लीज सब दिखाइए। आप लोग प्लीज रीच आउट करिए। कल और आज के बीच में कईयों के रिप्लाई नहीं दे पाया हूं, टाइम नहीं मिला था। आई इंश्योर कि आज बैठूंगा इसके बाद और कल के जो पेंडिंग रिप्लाईज हैं सबको दूंगा। बाजार लेकर आइए अब स्क्रीन पे जरा। आधे % की कमजोरी के साथ जैसा इंडिकेशंस थे वैसे ही कामकाज हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं। एक समय तो ये था कि शुरुआत के दबाव से रिकवरी का मोड था, लेकिन अब वापस वही आधे % के आसपास ही कमजोरी, जहां खुले थे उन्हीं लेवल्स के आसपास इस समय हम कामकाज करते हैं। और वजह थी ग्लोबली जिस तरह का मूड सेट हुआ था। ग्लोबली यह है कि आज एक बड़ा इवेंट लाइंड अप है यूएस में। रात हमारे टाइम के अनुसार रात 11:30 बजे वो फेड की मीट का आउटकम और जेरोमी पॉवेल साहब जो वहां के फेड प्रेसिडेंट हैं उनकी स्पीच, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो बड़ी चीजें होंगी। उससे पहले थोड़ा सा ग्लोबल नर्वसनेस यूएस में दबाव था और इसीलिए ओवरनाइट क्यूज अक्रॉस द ग्लोब, जिस तरह से ओवरनाइट यूएस से आए थे, पूरा एशिया वेशिया इसी तरह से सल्क कर रहा है। और हम भी उसी तर्ज पे आधे % की कमजोरी के साथ, आधा % निफ्टी दबाव में, आधा % निफ्टी बैंक कमजोरी के साथ आपको इस समय कामकाज करता हुआ नजर आएगा। लेकिन चलिए मैं क्विकली आगे बढ़ रहा हूं। मार्केट्स तो ब्यूटीफुली, हमारी टिकर टीम आपको हमेशा अपडेट करती रहती है। मैं जो बताऊंगा उससे ज्यादा तो वो लोग टिकर में दिखाते रहते हैं। नीचे टिकर मतलब वो जो नीचे का बैंड है जिसमें आपको भाव दिख रहे हैं, लेवल्स दिख रहे हैं, स्टॉक्स दिख रहे हैं, जो कुछ हरकत हो रही है सब ब्यूटीफुली वहां पे कैप्चर होती रहेगी मार्केट चेक के तौर पर। आज हमें दुबई जाना है, आज हमें दिल्ली जाना है और नोएडा भी पहुंचना है। जो जुड़ चुके हैं सब आपको आपकी स्क्रीन पे रेडी नजर आएंगे। और साथ में आज अनुपम रसायन के सुबह सुबह मेरे ख्याल से जिस समय बाजार खुल रहा था तब मैंने नोटिस करा था उस समय 9:15 के आसपास रिजल्ट्स फ्लैश हो रहे थे। अनुपम रसायन के रिजल्ट्स पर इस कंपनी के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर विशाल ठक्कर भी इस शो में शिरकत करेंगे, ज्वाइन करेंगे। नंबर्स पे उनसे भी डिटेल में करेंगे बातचीत। तो ऐसे में क्विकली आगे बढ़ा जाए और सबके क्वेरी सॉल्व करें। डायरेक्टर साहब सब जुड़ चुके हैं, दिखाइए जो जुड़ चुके हैं। दुबई चला जाए। अरे दुबई में नेटवर्क नहीं है क्या? नेहा गुप्ता दुबई से जुड़ती हुई। नेहा जी आप नजर नहीं आ रहे। गुड आफ्टरनून सर। हिंदुस्तान का नेटवर्क तो ठीक चल रहा है, दुबई में मामला गड़बड़ है क्या? सर कुछ कैमरा का इशू हो रहा है। आपको इंडियन कैमरा लेके जाना चाहिए था वहां पे। कोई बात नहीं, चलिए। बिल्कुल सर। नेहा मैम दुबई कैसे पहुंच गए आप? सर अभी नवंबर में ही पहुंचे हैं। सिर्फ घूमने गए हो कि वहां पे यहां से वहां ट्रांसफर हो गया मामला? हाँ जी सर। हाँ चलिए, अच्छा। नेहा मैम तो दुबई में आप इंडियन इक्विटी मार्केट्स ट्रैक करते हो एक्टिवली? हाँ जी सर। क्या कर रहे हो? पहला स्टॉक कौन सा जो आस्था से क्वेरी ली जाए? हेलो मैम। मैम मेरे पास एलेक्सर कैपिटल के 300 शेयर्स हैं एट 55 रुपीज। ये क्यों लिया था? लॉन्ग टर्म के लिए लिया था नेहा जी? सर ट्रेडिंग पर्पस से ही लिया था, बट वो फिर काफी गिर गया बीच में। 55 वाला तो 40 आ गया। कहीं स्टॉप लॉस लगाया ही नहीं था ट्रेडिंग के लिए क्या? सर जब ट्रेडिंग स्टार्ट करी थी तो नया नया ही बाय किया था, तो इतना आइडिया नहीं था। अब तो ठीक। आस्था भाई क्या करा जाए? लिया तो ट्रेडिंग के लिए था एलिक्सर कैपिटल। आप लोग हेम सिक्योरिटीज में एलिक्सर कैपिटल ट्रैक करते हो क्या? और फंडामेंटली ट्रैक नहीं करते तो चार्टिकली क्या लग रहा है? देखिए वैसे तो फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून आशीष। देखिए नेहा मैम, हम लोग वैसे तो नहीं इसको ट्रैक करते हैं फंडामेंटली, लेकिन फिर भी फॉर द सेक ऑफ आंसरिंग योर क्वेरी मैं बताना चाहूंगी कि मैम नतीजे लॉसेस में थे जो कंपनी ने लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स दिए थे, क्योंकि ये लिस्टेड कंपनीज हर तिमाही में नतीजे पेश करती है। तो दिसंबर तिमाही के नतीजे इनके लॉस में थे। तो आपको अपने आप कारण समझ में आ गया होगा कि ये क्यों इतना टूट रहा है। अभी भी मुझे यहाँ पे अब चार्टिकली भी बात करें तो कुछ कॉन्फिडेंस नजर नहीं आ रहा। मैम आप एक काम करिए, पार्शियली निकल जाइए, क्योंकि ये स्टॉक वैसे भी कोई बहुत अट्रैक्टिव नहीं है कि इसमें मैं आपको बने रहने के लिए बोलूं। आप पार्शियली निकल जाइए, बाकी पार्शियली पोजीशन को होल्ड करिए और ये स्टॉक आपका इम्तिहान लेगा, क्योंकि आने वाले 1
एक दो हफ्ते ये 36 से लेके 46, 36 से लेके 46 के बीच में घूमता हुआ नजर आएगा। इसको अगर तेजी करनी है तो 46 का लेवल तोड़ना जरूरी है, नहीं तो नीचे में अगर 36 का लेवल इसने पार किया तो और बड़ी गिरावट आ सकती है, जो स्टॉक को ले जा सकती है 32 के लेवल तक। तो अभी आप पार्शियली निकल जाइए, पार्शियली होल्ड करेंगे तो भी स्टॉप लॉस के साथ, जो कि तकरीबन रखेंगे 36 के स्तर पर। अगर उसके नीचे बंद हो जाता है तो एग्जिट करने की, फुली एग्जिट करने की सलाह है इस काउंटर से। ये ट्रेडिंग के लिए एलिक्सर कैपिटल से क्यों शुरुआत हुई थी? किसी ने कॉल दिया था क्या आपको? हाँ जी सर। चलिए ठीक है, अब तो हो गया। आस्था ने जो बताया प्लीज ध्यान रखिएगा उस बात का। दिल्ली से शैली मैम स्क्रीन पे। शैली मैम हाय, गुड आफ्टरनून। शैली मैम, आप कब से शेयर बाजार से जुड़े हो? It's been 8-9 years now. और कैसी रही है 8-9 इयर्स की जर्नी? बढ़िया है। बढ़िया की डेफिनेशन है पैसा आ रहा है ना? आ रहा है। बस तो फिर तो बहुत ही बढ़िया है, जो पर्पस है वो सॉल्व हो रहा है। शैली मैम, पहली क्वेरी कौन सी? पहली क्वेरी है डेटा पैटर्न्स की। आई एम होल्डिंग 50 शेयर्स एट द रेट ऑफ 585। एंड दिस वाज अ लॉन्ग टर्म बेट दैट यू टुक? या बढ़िया रिवॉर्ड कर रही है ना? जहां से लिया 3 गुना होकर स्टॉक खड़ा हुआ है और अभी भी मेरे ख्याल से अपने रिकॉर्ड हाइस के आसपास डेटा पैटर्न्स Exactly. काम काज करता हुआ। आज तक क्या करना चाहिए? रखे रहना चाहिए स्टॉक को? कब मुनाफा वसूलना है? कितना होल्ड? मेरी एक्विजिशन कॉस्ट बहुत कंफर्ट वाली है, 585 पे रखा हुआ है। क्या करूं? बढ़िया मूव्स नियर टर्म हाइस पे और बढ़िया धंधा है, क्या करना है? जी बिल्कुल, देखिए तो ये डिफेंस और एरोस्पेस Yes. उसमें है ये कंपनी, सॉलिड कंपनी लगती है। और सबसे अच्छी बात है कि मैम ने बहुत अट्रैक्टिव लेवल पे एंट्री की है। मैम आप आराम से होल्ड करिए, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे हिसाब से बने रहा जा सकता है। स्टॉप लॉस एक मात्र फॉर्मेलिटी है, लेकिन फिर भी रख लीजिएगा। 1400 के आसपास थोड़ा सा बड़ा है, इसीलिए दिया है क्योंकि ट्रिगर होने के चांसेस काफी कम हो जाएंगे और आपको ऊपरी स्तर मिलेंगे इस काउंटर में। तो भी 1400 के स्टॉप लॉस के साथ अभी आपको इसको होल्ड करना है। अब क्योंकि ये अपने ऑल टाइम हाई पे आ रहा है तो हमें यहाँ पे नए टारगेट्स देने पड़ेंगे। मेरे हिसाब से इसमें नया टारगेट जो आ रहा है वो तकरीबन 1800 से 1900 का रहेगा इनिशियल लेवल पे। और उसके बाद जैसे जैसे रिजल्ट्स आएंगे, कंपनी अगर अच्छे नतीजे पेश करती रहे तो ये और भी स्टॉक ऊपरी तरफ चलेगा। तो अभी तो आप बने रहिए 1400 के स्टॉप लॉस के साथ, इनिशियल टारगेट 1800 से 1900 का कंसिडर करते हुए। शैली मैम, 585 तो ये आईपीओ का इशू, आईपीओ का लिया हुआ रखा है? यस, हाँ जी। अरे वाह, बढ़िया। आप उन लकी फ्यू में से जिनको अलॉटमेंट मिला था, मतलब तो बढ़िया। ठीक है, मैं लौटता हूं अगली क्वेरी के लिए। यूपी नोएडा से अनीता मैम भी स्क्रीन पे। अनीता मैम, आप तो नोएडा में थे, वीरू के घर चले जाते क्वेरी पूछने के लिए, क्या दिक्कत थी? आसपास रहते हैं क्या वीरू? जी मुझे नहीं पता। अभी जोड़ता हूं, वीरू से पूछता हूं एड्रेस क्या है। लेकिन अनीता मैम, पहली क्वेरी कौन सी आपकी? हाँ जी, मेरी है इन्फोसिस के बारे में। ओके। इन्फोसिस के 100 शेयर्स मैंने किए थे, मतलब एक साथ नहीं लिए, अलग अलग टाइम पे लिए। तो अब तक मेरे 100 हो गए और एवरेज है 1493। तो अभी मुझे ये है कि अभी तो बहुत आईटी गिर रहा है। अभी 1-2 दिन तो ठीक था, आज फिर शायद डाउन हुआ है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि अभी क्या करूं, होल्ड करूं कि क्या इन्फोसिस करूं? पहली अभी बार तो क्यों loss लिया है। था? एक फंडामेंटल बाय आइडिया था, लंबी अवधि के लिए पसंद आ रहा था, कन्विक्शन जी, था long स्टॉक term, में, तो long रोज term के ऊपर नीचे नहीं देखने का। ठीक है, अच्छे स्टॉक में आपने गिरावट में एवरेज करा, लेकिन वो गिरता ही चला जा रहा है। आज तक क्या करना चाहिए भाई? मेरी एवरेज करने के बाद 100 शेयर जेब में आ गए हैं, वो भी 220 रुपए पर शेयर का अभी भी नुकसान हो रहा है। इन्फी कब संभलेगा, कहां संभलेगा? देखिए आशीष, सबसे पहले तो एक डिस्क्लेमर, हमारे पीएमएस में हम इस स्टॉक को होल्ड करते हैं। अब अगर मैं इसकी बात करूं तो देखिए ये थोड़ा सा टाइम, मैं पहले भी आपके चैनल पे बोला हुआ था, आईटी सेक्टर के लिए मुझे कुछ महीने अभी अच्छे नहीं लग रहे हैं मैम। तो आप मान के चलिए कि आपका जो ये समय सीमा है 1 साल भी हो सकती है। पर ये एक अच्छा काउंटर है आईटी स्पेस का, जब भी आईटी में रिकवरी लौटेगी ये वापस से तेज होगा, इसी उम्मीद पे आप होल्ड करेंगे। स्टॉप लॉस लगाएंगे 1180 के आसपास। इनिशियल टारगेट अभी तो रखना है 1380 का और उसके बाद 1430 का। पीएमएस में है, मतलब भाई हेम सिक्योरिटीज का भी भरोसा इस स्टॉक के साथ है जैसे आपका है। ये बात अलग है, अच्छा स्टॉक पिट रहा है क्योंकि मैक्रोस बिगड़ गए, इनके खुद के नंबर्स अपने पियर्स को अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, इसीलिए इसकी गिरावट थोड़ी सी और दिक्कत में आ गई। लेकिन ठीक है, कन्विक्शन बना हुआ है।
आस्था, आप पीएमएस में कितना लंबा होल्ड करते हो आमतौर पर किसी स्टॉक को? ऐसा कुछ नहीं है, कोई टाइम फ्रेम डिसाइडेड नहीं होता? कोई टाइम फ्रेम डिसाइडेड नहीं होता है, लेकिन फिर भी एक लॉन्ग टर्म तो डेफिनेटली रहते हैं। कोई एक डिबेट होता है साल- क्या पीएमएस टीम का आपस में कि यार इन्फी नुकसान ही करे जा रहा है पोर्टफोलियो में, निकलना है, कब निकलना है, ऐसा कोई डिस्कशन हुआ कि नहीं? सब भरोसा सबका है टीम में कि तेजी करेगा इवेंचुअली? ये इवेंचुअली तेजी ही करेगा, लेकिन आशीष मैक्रो खराब है, डॉलर इंडेक्स पीक हो गया है, मैं फिर से बोल रही हूँ। और इंडियन इकोनॉमी अच्छी लग रही है लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि यूएस में प्रॉब्लम है, इसलिए इन्फोसिस या फिर बाकी के जो स्टॉक्स हैं आईटी के, वो थोड़े से दिक्कत में हैं, बट लॉन्ग टर्म में ये ठीक होंगे वापस से। ठीक है, भरोसा रखने का फिर इस तरह की पेडिग्री की कंपनी के साथ। शैली मैम, अगला सवाल। मेरा अगला क्वेश्चन है, आई एम होल्डिंग 50 शेयर्स ऑफ अनुपम रसायन। ये भी मैंने आईपीओ से लिया था एट द रेट ऑफ 600, आईपीओ से जो आया था। ये आप तो आईपीओ should I hold के that? सिर्फ आईपीओ के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हो क्या? और आईपीओ में बड़े लकी हो गया, कुछ पूजा पाठ करवाते हो क्या? अभी तक तो नहीं कराया, बिना उसके भी हो रहा है काम, अलॉटमेंट हो रहा है काम। या ठीक है, बढ़िया। अनुपम रसायन 1200 रुपए पे खड़ा हुआ है, आईपीओ के समय 600 पे लिया था। आस्था, इस पे आता हूं, एक काम करिए, वो आपने दिखाया था, मेरे ख्याल से अनुपम रसायन के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर विशाल ठक्कर साहब जुड़ चुके हैं। विशाल जी दिख रहे हैं? दिखाई डायरेक्टर साहब। विशाल जी, स्वागत है आपका। लीजिए, लोगों का भरोसा ऐसा है कि आईपीओ से आपका स्टॉक होल्ड करे हुए हैं, आपका क्या मानना है, होल्ड कर रहना है कि नहीं रखना है? देखिए, स्टॉक प्राइस पे तो मैं कमेंट ना करूं, वही बेहतर है मेरे लिए भी। अच्छा, एक काम करते हैं, बिजनेस फंडामेंटल पे मजाक कर रहा हूं। रिजल्ट जो है वो स्क्रीन पर के बारे में आप पूछिए, हम पूरा जवाब देंगे आपको। मैं वो कोशिश वही करता हूं कि वहीं ले जाऊं। क्यू ऑन क्यू नंबर्स स्क्रीन पर हैं, क्योंकि ईयर ऑन ईयर नंबर्स मेरी रिसर्च टीम बता रही थी कंपेरेबल नहीं है, क्योंकि इन्होंने टैनफैक एक्विजिशन करा था, तो वो मुश्किल हो गया ईयर ऑन ईयर कंपैरिजंस। तो आई एम श्योर ठक्कर साहब, आप लोगों ने अपने ड्राइंग बोर्ड पे लाइक टू लाइक कंपैरिजंस ड्रॉ करने की कोशिश करी होगी एक्स ऑफ टैनफैक। परफॉर्मेंस दरअसल कैसा है? सी, तो अगर आप स्टैंडर्ड लोन पे देखें तो हम लोग ने 20% के ऊपर का ग्रोथ दिखाया है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, और मार्जिन्स को हमने स्टेबल रखा हुआ, स्टेबल परफॉर्मेंस आई है। 28% के आसपास का EBITDA मार्जिन है, जो हमारा पहले भी रहा है। और अगर हम जो कंसोलिडेटेड बेसिस पे देखें तो हमने 49% का ग्रोथ रेट रेवेन्यू में आया है, एंड EBITDA मार्जिन तभी भी 27% कंसोलिडेटेड बेसिस पे है। तो दोनों तरह से अगर आप देखेंगे तो नंबर्स तो रोबस्ट रहे हैं, इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ ले लीजिए या इन टर्म्स ऑफ आपका मार्जिन स्टेबिलिटी देख लीजिए। एंड अगर आप ये देखें कि जो पिछला साल रहा है, जिसमें बहुत सारी वॉलेटिलिटी आई है, सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस हुए हैं, यूरोप कॉन्फ्लिक्ट हुई है, जो माने यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट हुई है, उसके बाद आपका कोविड का इश्यूज आए हैं चाइना में, और वो जो पहले 2 क्वार्टर्स में रहे, और उसके बाद जो प्राइसेस की वॉलेटिलिटी और इन्फ्लेशन हाई रहा है, उसके बावजूद अगर आप ये देखें तो ये नंबर्स हमको बहुत ही कंफर्टेबल और बहुत ही ज्यादा नंबर्स तो अच्छे हैं। नंबर्स पे कमजोर बाजार में आपकी कंपनी का स्टॉक अगर 3% खड़ा है तो बाजार को पसंद ही आए होंगे। आपने मार्जिन्स की बात छेड़ी, ग्रॉस मार्जिन्स हो, ओपीएम्स हो, हाँ कॉन्ट्रैक्शन है। अगर मैं नंबर्स को देखूं, ये कॉन्ट्रैक्शन लार्जली इसीलिए है कि वो लागत पर खर्च अभी भी बढ़ा हुआ है, जो पास ऑन नहीं हो पा रहा है, दिक्कत कुछ और है? नहीं, पहला चीज एक बात आप हमारे मॉडल में ये तो समझ लीजिए, ये मैं बहुत ही ज्यादा क्लैरिटी से बोलना चाहूंगा कि हमारे जितने भी कॉस्ट है वो पूरे के पूरे पास थ्रू है। Okay. आप ग्रॉस मार्जिन देखेंगे तो थोड़ा भी आपको ऊपर नीचे दिखेगा, बट आप अगर EBITDA मार्जिन पे जाके देखेंगे तो EBITDA मार्जिन हमारे सस्टेन बेसिस पे, एनुअलाइज बेसिस पे आप देखेंगे तो मोटा मोटी वहीं पर रहेंगे 26 से 28% का जो रहता है। जो थोड़ा बहुत आधा 1% का जो प्लस माइनस आता है, वो प्रोडक्ट मिक्स के वजह से ज्यादा होने के चांसेस है, रादर देन द कि भाई हमारा पास ऑन तो हम पूरे का पूरा जो भी हमारी लागत होती है वो पूरी की पूरी हमारी रेवेन्यू में कन्वर्ट हो जाती है, तो उसमें तो कोई दिक्कत होती नहीं। ज्यादा आपको एक क्वार्टर डिले में आपको मिल जाता है वो रिकवरी, पर वो मिलती पूरी की पूरी है। तो क्यू ऑन क्यू ग्रॉस मार्जिन जो है ठक्कर साहब 61% वाले 53-54%, बॉल पार्क कह रहा हूं, डेसिमल छोड़ देता हूं, तो ग्रॉस मार्जिन जो कॉन्ट्रैक्ट हुए सीक्वेंशली, वो आप कह रहे हो प्रोडक्ट मिक्स में बदलाव हुए, शायद उसी का लार्जली इंपैक्ट है। हाँ जी, बिकॉज क्या होता है, आप अगर देखेंगे तो हमारे प्रोडक्ट्स में क्या होता है कि हम लोग EBITDA लेवल या PBT लेवल तक जाके हम लोग नेगोशिएट करते हैं प्राइसेस में। तो क्योंकि हमारा क्या होता है कि जो ओवरहेड्स होते हैं, जिसके अंदर आपकी एनर्जी कॉस्ट और ओवरहेड कॉस्ट भी आती है, तो हम लोग वो सब कुछ पास थ्रू करते हैं। तो इसलिए कई प्रोडक्ट ऐसे हैं जिसके अंदर रॉ मटेरियल का कॉस्ट ज्यादा होता है और प्रोसेसिंग कॉस्ट कम होती है,
और कई में रॉ मटेरियल कॉस्ट कम होती है और प्रोसेसिंग कॉस्ट ज्यादा होती है, तो उसकी जो मिक्स की जो आती है उसकी वजह से आपको ग्रॉस मार्जिन में थोड़ा सा आगे पीछे दिखता है। नॉर्मली आप अगर देखेंगे तो हमारा ग्रॉस मार्जिन 60-62% के आसपास रहना चाहिए, और हमारा जो पीबीटी लेवल इबिटा लेवल है 26 से 28% पे देके चलिए। पर ज्यादातर मैं आपको भी यही सजेस्ट करूंगा कि आप हमें इबिटा से देखें, ग्रॉस मार्जिन से न देखें, क्योंकि हमारा जो बिजनेस मॉडल है वो पूरा पास थ्रू है। तो उसके चलते हम हमेशा जो भी बात करेंगे वो इबिटा लेवल से बात करेंगे, नहीं कि ग्रॉस मार्जिन से बात करेंगे। तो इबिटा लेवल आप देखेंगे हम लोग वहीं पे होंगे 26 से 28 पे। अच्छा, एक अनुपम रसायन के साथ ठक्कर साहब एक इशू था कंसंट्रेशन रिस्क का, क्लाइंट कंसंट्रेशन रिस्क का। अब वो कहते हैं टॉप 10 क्लाइंट शायद 85% के अराउंड आपके कुल रेवेन्यूज का कंट्रीब्यूट करते हैं। इस एनवायरनमेंट में जब हम अक्रॉस द ग्लोब लार्जली बड़ी इकोनॉमीज के साथ कह रहे हैं दिक्कतों में, स्लो डाउन के वरीज, रिसेशन फियर्स, कोई क्लाइंट स्पेसिफिक इशू या ऑर्डर बुकिंग्स को लेकर कोई ठंडापन, धीमापन आप लोगों ने विटनेस किया हो? अभी तक तो नंबर्स में नहीं दिख रहा, लेकिन ऑर्डर बुकिंग को लेकर चलिए हम दोनों उसको दो बार में विभाजित कर देता हूं मैं। पहला है कि भाई हमारा जो क्लाइंट कंसंट्रेशन है, कस्टमर की बात करें, देखो अगर हम एग्रोकेम में, देखो हमारा बिजनेस ज्यादातर एग्रोकेम से आता है आज की तारीख में, और एग्रोकेम में गिनो तो 5 से 10 बड़े प्लेयर्स है जो इंडिया वर्ल्ड में है। तो हमारा भी बिजनेस उनके साथ ही रहेगा, क्योंकि हम लोग इनोवेटर्स के साथ काम करते हैं। हम लोग जो जनरिक्स है उसके साथ ज्यादातर काम करना पसंद नहीं करते, तो उसके चलते हमारे पास वही कस्टमर रहेंगे। बट आप अगर प्रोडक्ट्स देखें तो आज हम 24 प्रोडक्ट उनको बेच रहे हैं, जो भी 10 टॉप कस्टमर उनको 24 प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो वो हमारा डाइवर्सिफिकेशन होता है। ज्योग्राफी से डाइवर्सिफिकेशन देख लो आप, यूरोप से 30% आ रहा है, जापान से 15% आ रहा है, सिंगापुर से 12 से 13% आ रहा है, इंडिया से 30% आ रहा है। तो आप अगर आप देखें तो ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन है, प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन है, और आपका केमिस्ट्री डाइवर्सिफिकेशन है। अभी रही बात इन टर्म्स ऑफ डिमांड की, और आगे आने वाले डिमांड की बात करें तो हाल ही में अगर आप देखें तो हमने करीबन 2800 करोड़ के अभी एलओआईज अभी साइन किए पिछले 3 से 4 महीने में। तो आप जो अगर देखें कि भाई जो हमने जो कस्टमर के साथ का जो इंटरेक्शन रहा है, आज भी ये तो अभी शुरुआत है, और भी हम देख रहे हैं कि जो लेवल ऑफ इंटरेस्ट जो कस्टमर का हमारी तरफ आ रहा है, हमें ये लग रहा है कि ये नंबर तो और भी बढ़ता ही जाएगा। तो रेवेन्यू ग्रोथ की हमें कहीं पे दिख नहीं रही है। तो अगर आप संक्षिप्त में अगर बात करना चाहूं तो रेवेन्यू हमको क्लियरली दिख रहा है कि भाई हमारा ग्रोथ रेट को हम मेंटेन कर पाएंगे 25 से 30% के आसपास पे। मार्जिन हमारे 26 से 28% का एबिटा मार्जिन हम मेंटेन कर पाएंगे। आगे के ग्रोथ के लिए भी अगर आप देखो तो डिमांड अच्छी सी है, जिसकी वजह से हमको लग रहा है कि हम कर पाएंगे। आज टोटली हम लोग 5500 करोड़ के एलओआईज और कॉन्ट्रैक्ट्स करके बैठे हुए हैं, तो वो भी एक विजिबिलिटी हमारे पास पूरी है। और जो मॉडल हमने आपको बोला कि हमारे कॉस्ट फुल्ली पास थ्रू है, तो मार्जिन्स भी हमको वहीं पे अच्छे से दिख रहे हैं। तो आज हमको तो ज्यादा हम ज्यादा देख नहीं रहे कि भाई कहां से हमको चिंता करने की विषय है, जस्ट एक ही एग्जीक्यूट करेंगे। भाई ठक्कर साहब तो कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। शैली मैम, सुन के आप कॉन्फिडेंट हो होल्ड करने के लिए मुनाफा वसूलना है? नहीं, आई कैन होल्ड इट। ठक्कर साहब, काम हो गया आपका। फंडामेंटल पे भरोसा है। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। क्विकली अनुपम रसायन पे आस्था, आपका व्यू? बिल्कुल अनुपम रसायन को होल्ड करना है। नया ये हाई बना रहा है, जो कि मुझे लगता है इसको ड्राइव करेगा 1500 से 1600 लॉन्ग टर्म में। तो बने रहिए इस स्टॉक के अंदर, और स्टॉप लॉस के साथ 1100 का लेवल क्लोजली वॉच करें। नेहा मैम, अगला सवाल, मोरपन लैब्स ले रखा है कि लेने का मन है? सर लिया हुआ है 500 शेयर एट द रेट ऑफ 35.8। ये क्यों लिया था? ट्रेडिंग वाला मामला था क्या? हेलो, ये ट्रेडिंग के लिए लिया था ये, या फिर पिक गिरा हुआ स्टॉक था तो लॉन्ग टर्म के लिए ले लिया? सर उस टाइम पे ये अच्छा चल रहा था, ये अराउंड कोविड 46 तक गया था। टाइम्स की बात कर रहे हो क्या आप? सॉरी, कोविड के समय बहुत चला था ये स्टॉक, मुझे याद पड़ता है। हाँ तो सर अभी ये मेरे को लॉस जा रहा है, इसलिए मैं पूछ रही थी कि इसको क्विट करूं या होल्ड करूं लॉन्ग उस समय जब चल रहा था तो ये कोविड के समय तो 60-65 तक भी गया था। आपने जब गिर रहा था तब लिया था या जब चढ़ रहा था तब लिया था? सर ये अभी मैंने अराउंड 4-5 महीने पहले ही लिया नहीं, है। तो गिरते हुए समय लिया, क्योंकि वो तो 2021-2020 में बहुत चला था, जब वो डॉक्टर मोरपेन और उसके वो सब डायग्नोस्टिक प्रोडक्ट्स वाली कहानी थी। अब वो कहानी ठंडी पड़ गई, आज तो आजकल कोई चर्चा भी नहीं करता। क्या करना है मोरपेन लैब्स का? रखना है, निकाल देना है?
देखिए इसमें भी यही दिक्कत है कि नतीजों में ग्रोथ नहीं है और इसी वजह से कंपनी यहाँ परफॉर्म नहीं कर रही है। तो मैम आप जो भी स्टॉक लें प्लीज नतीजों को क्लोजली आप मॉनिटर करिए, चाहे से सीएनबीसी आवाज देख के या फिर यहाँ पे कॉल करके रिव्यू करते जाइए पोजीशन को। अभी तो थोड़ी सी उम्मीद है कि ये एक बार चार्ट्स में ऐसी कुछ पोजीशन दिखा रहा है कि ऊपर के स्तर तक जाने की है इसमें उम्मीद, लेकिन बहुत ज्यादा ऊपर नहीं, 30 तक, 30 या 31 तक ये मैक्सिमम जा सकता है। तो आप वहां पे निकलने का प्रयास करिए। हाँ। अभी बने रहिए क्योंकि चार्ट्स में तेजी जस्ट इसी पर्पज से मैं आपको होल्ड करने की सलाह दे रही हूँ। और स्टॉप लॉस रखना है मैम 23 का। क्विकली अनीता मैम, अगला सवाल। हाँ जी, हरिओम पाइप के बारे में है मेरा सवाल। हरिओम पाइप के 200 शेयर्स है मेरे पास एट द रेट ऑफ 419। लॉन्ग टर्म के लिए लिया था। मुझे पूछना है कि मैं इसको और ऐड कर सकती हूँ क्या अभी? आस्था और ऐड करें, बढ़िया पोजीशन है, 125 रुपए पर शेयर का फायदा। बिल्कुल ऐड करना है मैम, लेकिन थोड़ा सा नीचे आए तो भैया ऐड करिए। मेरे हिसाब से 500 510 के जोन में बढ़िया, स्पेशली 520 भी ठीक लगता है, पर ऐड जरूर करिएगा मैम क्योंकि चार्ट्स बहुत बढ़िया मोमेंटम दिखा रहे हैं। इनफैक्ट ये हफ्ते की क्लोज वॉच करिएगा, अगर ये 550 के ऊपर बंद हो गया तो मेरे को लगता है ये नई तेजी में आ जाएगा स्टॉक, और फिर इसमें ऊपर के और भी अच्छे लेवल्स हमें देखने को मिलेंगे। आपको अभी तो होल्ड ही करना है, नया ऐड अभी नहीं करना है, थोड़ी गिरावट पे करेंगे 500 के आसपास। और अगर ये हफ्ते का क्लोज 550 के ऊपर आ गया तो निश्चिंत हो जाइए, आपका ये स्टॉक और भी बढ़िया रिटर्न देगा, जो मुझे लगता है कम से कम ऊपर में आपको 600 तक की प्राइजेस तो रहेगी और 650 तक भी जा सकता है लॉन्ग टर्म में। भाई कर सकते हैं एवरेज, आपका सवाल सही है, बढ़िया पोजीशन है, गिरावट में खरीदारी करिए, अच्छे खासे और अपसाइड शायद स्टॉक डिलीवर करे। देहा मैम, शैली जी, अनीता जी, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए और आस्था बढ़िया देखिए सारी क्वेरी सॉल्व करने के लिए आपका भी धन्यवाद। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार क्विक मार्केट चेक। पापा को ब्रेवरी मेडल मिला है। ही इज अ मेजर इन आर्मी, सबको प्रोटेक्ट करते हैं। करण, तेरे पापा क्या करते हैं? रोहन, तेरे डैडी? करण, बताना। ही इज एन LIC एजेंट। दैट्स ग्रेट। कभी सोचा है हमें अचानक कुछ हो गया तो करण के पापा हमारी फैमिली के फ्यूचर को प्रोटेक्ट करने के लिए सही एडवाइस देते हैं। हमें अपने लाखों LIC एजेंट्स पर गर्व है जो हर एक का जीवन सुरक्षित बनाते हैं। LIC में हम आपका स्वागत करते हैं। अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। घर कल ही लिस्ट किया था और आज लाइन लग गई। 99 एकर्स पे प्रॉपर्टी आएगी, लेने वालों की लाइन लग जाएगी। घर लेना हो या बेचना, 99 एकर्स से ही पूछना। I always go for it. आप भी जरूर ट्राई कीजिए। Toodles guys. Good recommendations are helpful ना? They surely help me while investing with Angel One. आखिर influencers को भी तो जरूरत है smart recommendations की। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. The all-new Hyundai Verna. Futuristic, ferocious. इक्विटी में इन्वेस्ट कर, ग्रोथ का है चांस। डेट में है लो रिस्क, बात मेरी मान। गोल्ड सिर्फ गोल्ड, भैया ने भी यही किया। सुन सबकी, कर मल्टी, मतलब मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स, यानी 3-in-1 फंड। ये इक्विटी, डेट, गोल्ड तीनों में एक साथ इन्वेस्ट करें। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेज ध्यान पूर्वक पढ़ें। हमारी प्रार्थना होगी स्वीकार। Zedlak Premium अगरबत्ती and धूप, official prayer partner, Delhi Capitals। लोकल कूलर ने निकाल दिया ना पसीना, ले आए CFD टेक्नोलॉजी वाला सिम्फनी एयर कूलर जो दे पूरी कूलिंग पूरे सीजन। Hey buddy. Hope you liked them. Introducing Apollo Alpha. Add more thrill to your beast. स्टार्टअप है तो लॉन्ग वर्किंग आवर्स आर नॉर्मल, बट इन्वेस्टिंग दैट डजंट टेक टू लॉन्ग। एंजल वन पर क्विकली इजीली अकाउंट ओपन करो। ये चाय ठंडी होने से पहले यू कैन स्टार्ट इन्वेस्टिंग। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. भाई ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जरा पहले निफ्टी खींच के लाइए डायरेक्टर साहब स्क्रीन पे। शो शुरू करने के बाद से अब तक में निफ्टी में एक रिकवरी आती हुई 18,050 वाला निफ्टी 18,090 के आसपास है, धीरे धीरे वापस लोअर लेवल से रिकवरी दिखाता हुआ। वो 0.5% दबाव वाला निफ्टी अब 1/3% की कमजोरी के साथ कामकाज कर रहा है।
ये लार्जली लार्ज कैप्स की तस्वीर है। ब्रॉडर मार्केट्स तो ज्यादा नर्वस है ही नहीं। मिड कैप्स इन ग्रीन 1/3% का उछाल। और छोड़े जाता हूं आपको एनिमेटेड भालू और क्या कहते हैं, बुल और बियर के साथ। 4:3 का रेशियो है अभी भी एडवांसेस के फेवर। तो ये आ गया आपकी स्क्रीन पे बढ़िया से। ये है मार्केट की ब्रेथ, ये है उस इंपॉर्टेंट इवेंट से जाने से पहले सो कॉल्ड नर्वसनेस। सिर्फ इंडेक्स थोड़े से पस्त हैं, वो भी दबाव में नहीं है ज्यादा, रिकवर कर रहे हैं लो लेवल से रह के, और ब्रेथ बढ़िया पॉजिटिव। तो लग रहा है मोमेंटम तो भारतीय बाजारों का इंटैक्ट है। वो टेक्सचर जो बाय ऑन डिप्स का है वो ब्यूटीफुली शायद अभी भी वर्कआउट कर रहा है। लेकिन ध्यान रखिएगा आज के सेकंड हाफ इंपॉर्टेंट होगा वो सेशन। चलिए इस नोट पर आज के सास बहू और सेंसेक्स में इतना ही। मिड कैप मंत्र आपको देखने को मिलेगा आज नीरज वाजपेयी और प्रकाश गाबा साहब के साथ। दोनों जोड़ेंगे ब्रेक के बाद। नमस्कार।